एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। वेलकम टू अवर चैनल डीएलएड क्लासेस। अगर आपको चाहिए एग्जाम रिलेटेड टू द पॉइंट नोट्स तो आप बिल्कुल एकदम सही चैनल पे आए हो। यहाँ पे आप आज चाइल्ड डेवलपमेंट के यूनिट 4 हम लोग 2 पार्ट्स में देखेंगे, जिसमें पार्ट 1 आज हम देखने वाले हैं, पार्ट 2 जो होगा वो आगे देखेंगे। तो पार्ट 1 क्या पढ़ने वाले हैं, कंसेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता क्या है। देन बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे, कि बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, जो जीन प्याजे ने बताई है। जीन प्याजे एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बताया था। उन्होंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी थी जिनके बारे में हमको देखना है। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कंसेप्ट फॉर्मेशन, कि बच्चे किसी भी कंसेप्ट को समझते कैसे, फॉर्म कैसे होता है। स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, की कॉग्निटिव डेवलपमेंट का स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस होता क्या है। स्ट्रक्चर में हम लोग देखने वाले हैं स्कीमा के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन, ऑपरेशन, एडेप्टेशन। प्रोसेस में देखने वाला है एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड इक्विलिब्रियम। देन है स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की क्या क्या स्टेजेस रहने वाली है। फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट, की कॉग्निटिव डेवलपमेंट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। लास्ट टॉपिक रहेगा एजुकेशन इम्प्लीकेशन ऑफ द थ्योरी। जीन प्याजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी, जिसकी एजुकेशन इम्प्लीकेशन के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले बात कर कंसेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता क्या है। तो इसकी मीनिंग के बारे में देखेंगे कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट रिफर्स टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन्स एबिलिटी टू थिंक, अंडरस्टैंड, लर्न, रीजन, रिमेंबर एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। कि बच्चे कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिंपल मतलब यह है कि बच्चे की दिमाग की ग्रोथ हो रही है। दिमाग की ग्रोथ होने को ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं, जिसमें एबिलिटीज आती है, जैसे कि जो बच्चा या कोई भी पर्सन है वो सोच रहा है तो सोचने की एबिलिटी हो गई, चीज़ों को समझने की हो गई, अंडरस्टैंड करने की हो गई, लर्न करने की हो गई, सीखने की हो गई, रीजंस की, किसी भी चीज़ के पीछे रीजन सोचने की, रिमेंबर, चीज़ों को याद रखने की, एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। तो ये सारी एबिलिटीज जो है वो हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आती है। It involves how individual process information, perceive the world and gain knowledge over time। कि इसके अंदर आता है कि बच्चा कैसे चीज़ों को समझ रहा है, उसके आसपास का जो वर्ल्ड है उसमें क्या देख के वो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पा रहा है, सोच पा रहा है, उसमें प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा है, उसको क्या नॉलेज मिल रही है। तो यहाँ पे बच्चे की दिमाग के ग्रोथ की बात हो रही है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सिंपल वर्ड में बात करेंगे तो इट इज द डेवलपमेंट ऑफ द माइंड एंड थिंकिंग एबिलिटीज दैट हेल्प्स अ पर्सन लर्न एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड देम। कि ये बच्चे के माइंड और थिंकिंग एबिलिटीज का डेवलपमेंट है। इसकी वजह से ये बच्चे आसपास की दुनिया को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। ठीक है, डेफिनेशन देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे ने क्या डेफिनेशन दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज एज दे इंटरेक्ट विद देयर इन्वायरमेंट। कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बच्चा एक्टिवली नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, खुद से उसको बनाता है, समझता है और अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर पाता है, जिससे वो अपनी नई चीजें सीखता है, उसकी मेमोरी भी शार्प होती है। तो ये डेफिनेशन कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जीन प्याजे ने दी थी। तो वो पहले एक्टिवली अपनी नॉलेज खुद बनाता है, जैसे जैसे वो अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है उसका दिमाग डेवलप होता है। वो सिर्फ पैसिव लर्नर नहीं होता कि जो सुन रहा है, सुन के वो चीजें सीख रहा है, नहीं, वो वहाँ पे एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेगा, करके बच्चा यहाँ पे सीखता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक है अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज एन एक्टिव प्रोसेस। तो इन्होंने क्या बताया था कि कॉग्निटिव प्रोसेस जो है वो एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें बच्चा खुद करके सीखता है। ठीक है, तो चिल्ड्रन आर नॉट पैसिव लर्नर, वो सिर्फ सुनते नहीं है, वो पैसिव लर्नर नहीं होते। दे एक्टिवली एक्सप्लोर एंड इंटरेक्ट विद देयर इन्वायरमेंट। ठीक है, वो खुद करके सीखते, अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट होते हैं। चिल्ड्रन लर्न बाय डूइंग, एक्सपेरिमेंटिंग एंड डिस्कवरिंग। कि बच्चे जो हैं, जैसे जीन प्याजे ने बताया कि चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में, तो उनके अकॉर्डिंग क्या होता है कि बच्चे यहाँ पे करके सीखते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, डिस्कवर करते हैं। ठीक है, चीज़ों को खोजते हैं, समझते हैं। दे आस्क क्वेश्चन, ऑब्जर्व एंड ट्राई न्यू थिंग्स। वो क्वेश्चंस पूछते हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं और कुछ नई चीज़ों को भी ट्राई करते हैं, मतलब एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को।
नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड नॉट सिंपली रिसीव। ऐसा नहीं है कि नॉलेज किसी ने हमको बता दी और हमने रिसीव कर ली, नहीं, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, खुद से उसको करके सीखा जाता है, तो वो नॉलेज होती है, खुद कंस्ट्रक्ट की जाती है, ना कि सिंपली हमने सुना और हमको नॉलेज आ गई, नहीं। अब है एग्जाम्पल कि अ चाइल्ड लर्न्स दैट फायर इज हॉट बाय टचिंग इट, तो एक्सपीरियंस नॉट जस्ट बाय बीइंग टोल्ड। अब है जैसे एक बच्चा सिर्फ कहने से नहीं सीखता है कि आग गर्म है, ठीक है, किसी ने बताया कि फायर गर्म होती है तो उसने सुन लिया, तो उससे वो नहीं सीखेगा, वो उसको टच करेगा, देखेगा, चेक करेगा, ऑब्जर्व करेगा, उसको फील होगा, उसको एक्सपीरियंस मिलेगा कि हाँ गर्म फील हो रहा है, तो इसका मतलब फायर जो होती है वो हॉट होती है, तो उसको एक्सपीरियंस से वहां पे उसको पता चला कि फायर जो है वो हॉट है, तो उसको नॉलेज मिली, उसने वहां पे नॉलेज कंस्ट्रक्ट की, तो यही होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज एन एक्टिव प्रोसेस, कि ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है, एक्टिव प्रोसेस है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं, तो डेवलपमेंट प्रोसेस फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, कि डेवलपमेंट जो है वो कहाँ से होता है, कंक्रीट थिंकिंग से एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग तक होता है। बच्चा पहले क्या करेगा, रियल ऑब्जेक्ट्स देखता है, फिर उसके बाद ऐसी थिंकिंग पे जाता है जिसको उसमें उसको ऑब्जेक्ट नहीं दिखते हैं, वो सोचता है उस चीज को। कंक्रीट थिंकिंग में होता है बच्चे को वो ऑब्जेक्ट दिख रहा है, तब वो उसके बारे में सोच पा रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में होता है कि बच्चे को ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा लेकिन फिर भी वो उस चीज को सोच पा रहा है। तो प्रोसेस जो होता है वो ऐसे यहाँ पे चलता है। तो डेवलपमेंट हमेशा कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ चलता है, ठीक है। कंक्रीट का मतलब होता है वो चीजें जिन्हें बच्चे देख सकते हैं, छू सकते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जिनको छू नहीं सकते, वो सिर्फ दिमाग में होते हैं, ठीक है। तो चिल्ड्रन फर्स्ट अंडरस्टैंड रियल कंक्रीट ऑब्जेक्ट देन मूव टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, बच्चे पहले रियल ऑब्जेक्ट्स को देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पे जाते हैं। देन है एक्सप्लेनेशन में कि यंग चिल्ड्रन रैली ऑन व्हाट दे कैन सी एंड टच, कि सबसे पहले जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें चीजें समझाते हैं जो उनके सामने होती है, बच्चे उन्हीं चीजों को समझ पाते हैं जिन्हें वो देख पा रहे हैं, जिन्हें वो टच कर पा रहे हैं, उन्हीं के बारे में वो सोच सकते हैं और उन्हीं चीजों को समझ सकते हैं। ओल्डर चिल्ड्रन कैन थिंक अबाउट आइडियाज, पॉसिबिलिटीज एंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वो उन चीजों के बारे में भी सोच सकते हैं, जैसे वहाँ चीजें मौजूद नहीं है, वहाँ चीजें वो देख नहीं पा रहे, लेकिन फिर भी उन चीजों के बारे में बच्चा सोच पा रहे हैं, जैसे लॉजिक लगा पा रहे हैं किसी चीज के बारे में, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज है, कुछ कॉम्प्लेक्स आइडियाज हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों के बारे में बच्चा देख पा रहा है और समझ पा रहा है। एग्जाम्पल है कि अ चाइल्ड अंडरस्टैंड नंबर्स यूजिंग ऑब्जेक्ट फर्स्ट देन लर्न्स मेंटल मैथ, कि सबसे पहले बच्चा नंबर्स कैसे सीखता है, ऑब्जेक्ट को देख कर सीखेगा, कि अगर 4 ऑब्जेक्ट रखे हैं तो टीचर वहां पे बताते हैं कि 1 2 3 4 के कितने ऑब्जेक्ट रखे हैं, यहाँ पे 4 ऑब्जेक्ट रखे हैं। उसके बाद वो मेंटल मैथ पे जाता है कि अगर 4 और 4 बॉक्सेस यहाँ पे रखे होते तो कितने होते, ठीक है। तो पहले बच्चा देख के सीखेगा, उसके बाद वो बिना देखे चीजों पे जाता है। नेक्स्ट आते हैं, अब नेक्स्ट डेवलपमेंट अकर्स इन स्टेजेस, कि ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो एक स्टेजेस में चलता रहता है, जैसे पहली स्टेज आएगी, दूसरी स्टेज आएगी, तीसरी आएगी, तो इसके कुछ लेवल्स होते हैं, स्टेजेस होते हैं जिसमें बच्चा कॉग्निटिव डेवलपमेंट बच्चे का होता है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हैपेंस इन फिक्स्ड स्टेजेस एंड ईच स्टेज हैज स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है फिक्स्ड स्टेजेस में ही होता है और हर स्टेज की कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। एक्सप्लेनेशन में है कि each stages build on the previous one, कि प्याजे कहते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट कुछ फिक्स स्टेजेस में ही होता है, ठीक है। हर स्टेज की अपनी कुछ इंपॉर्टेंस है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो ईच स्टेज बिल्ड्स ऑन अ प्रीवियस वन, की हर स्टेज पिछली स्टेज पर बिल्ड करती है, यानी पुरानी चीजें जो हमने सीखी हैं वो हमारी नई जो स्टेज आ रही है उसमें जो चीजें हम सीख रहे हैं उसमें काम आती है, ठीक है। तो ईच स्टेज बिल्ड्स ऑन द प्रीवियस वन, की जो जितनी स्टेज हमारी पहले वाली अच्छी रहेगी, सेकंड स्टेज भी हमारी उतनी अच्छी होती है, थर्ड एज भी फिर उतनी अच्छी होगी, फोर्थ एज भी उतनी ही बेटर होगी। तो जो प्रीवियस वाली एज होती है वो हमारी न्यू स्टेज को बिल्ड करने में, कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करती है। चिल्ड्रन मूव थ्रू स्टेजेस इन द सेम ऑर्डर, कि सारे बच्चे सेम ऑर्डर में इन स्टेजेस से गुजरते हैं, ऐसा नहीं है कि एक बच्चे को ही सारी स्टेजेस से होके गुजरना है और दूसरे बच्चे को नहीं होना, सब बच्चे जितने भी बच्चे हैं सबको सेम ऑर्डर में सेम स्टेज से होके गुजरना होता है। थिंकिंग बिकम मोर एडवांस एट ईच स्टेज, की जैसे जैसे स्टेज बढ़ती जाती है, जैसे जैसे बच्चा अगली स्टेज पर जाता है उसकी थिंकिंग और भी ज्यादा एडवांस हो जाती है, हायर हो जाती है। एग्जाम्पल में है कि अ टोडलर थिंक डिफरेंटली देन अ
टीनेजर की, एक छोटे बच्चे जो होते हैं जो टोडलर स्टेज में होते हैं, उनके सोचने का तरीका काफी अलग होता है जितना कि टीनेजर एज का होगा। जो बच्चा टीनेज एज का होगा वो उसके सोचने का तरीका अलग होगा, और जो टोडलर एज में होगा उस बच्चे की जो सोचने की थिंकिंग है वो अलग होती है। जैसे एग्जाम्पल में हम ये ले सकते हैं कि अगर छोटे बच्चा उसका टॉय अगर टूट चुका है तो वो वहां पे बहुत ज्यादा रोएगा, उसको चाहिए कि दूसरा मिले। वो उस टाइम पे ये नहीं देखेगा, कंडीशन नहीं देखेगा, वो सिर्फ रोएगा। टीनेज एज में अगर बच्चा होगा तो मे बी वो समझ सकता है कि कुछ टाइम बाद आ जाएगा, उस टाइम उसको नहीं रोना है, वो हैंडल कर लेगा। तो यहाँ पे जो सोशल थिंकिंग पावर है बच्चे की अलग अलग होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट इज एसेंशियल, कि जो बच्चे का इंटरेक्शन है इन्वायरमेंट के साथ वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट को होने में। जब बच्चा दुनिया से इंटरेक्ट करना सीखेगा तभी उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट और ज़्यादा बेटर होगा। चिल्ड्रन लर्न बेस्ट थ्रू इंटरेक्शन विद द सराउंडिंग, कि बच्चा सबसे अच्छा जब वो सीखता है, बेस्ट लर्निंग उसकी कहाँ होती है, इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन करने में होती है। अपने आसपास, अपने जो भी उसके आसपास का माहौल है उसके साथ वो इंटरेक्ट करता है, ठीक है, तो वो ज्यादा अच्छे से सीखता है। बच्चा सिर्फ किताबें पढ़ने से नहीं सीखेगा बल्कि बाहर की दुनिया को जब एक्सप्लोर करेगा, उसमें दिमाग चलाना सीखेगा, चीजों को सोचेगा, देखकर जब वो एक्सप्लोर करेगा तो वहां पे बच्चा ज्यादा अच्छे से सीख पाएगा। एक्सप्लेनेशन है कि लर्निंग हैपेंस थ्रू फिजिकल एंड सोशल एक्सपीरियंस, कि लर्निंग तब होती है जब बच्चे फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को छूकर या सोशल एक्सपीरियंस लोगों से मिलकर कुछ सीखते हैं। इन्वायरमेंट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सप्लेनेशन, कि इन्वायरमेंट बच्चों को नए नए मौके देता है, अपॉर्चुनिटी देता है एक्सपेरिमेंट करने के लिए, कि बच्चे जो एक्सप्लोर कर सके, एक्सपेरिमेंट कर सके और काफी अच्छी लर्निंग वो ले सके। एग्जाम्पल है कि प्लेइंग विद ब्लॉक्स हेल्प्स डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड स्पेशल स्किल्स, कि जब एक बच्चा ब्लॉक्स के साथ खेलता है तब वो फिजिकली उन्हें जोड़कर प्रॉब्लम सॉल्विंग और स्पेशल स्किल्स, जगह की समझ सीखता है। ये बिना इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट किए मुमकिन नहीं है, इम्पॉसिबल है। बच्चा अगर इंटरेक्ट करेगा तभी वो ज्यादा अच्छे से समझ पाएगा। बच्चा उस ऑब्जेक्ट को छू पा रहा है तो वो वहां पे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप कर पाएगा अपने अंदर। अब नेक्स्ट टॉपिक कंसेप्ट फॉर्मेशन, कि कंसेप्ट फॉर्मेशन क्या होता है, बच्चा कैसे किसी भी कंसेप्ट को समझता है। तो सबसे पहले वो ऑब्जर्व करेगा, चीजों को देखेगा, नोटिस करेगा, कंपेयर करेगा कि किन किन चीजों में सिमिलरिटीज है, किस किस में डिफरेंसेस है, तो कंपैरिजन वहां पे बच्चा करता है। देन एक्सपेक्टेशन करेगा, कि उसके फीचर्स पे फोकस करेगा, कि अगर कोई डॉग देखा है तो उसकी कितनी लेग्स है, कितनी टेल्स है, उसमें ऑब्जर्व करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा, उसके फीचर्स को फोकस करेगा। देन है जनरलाइजेशन, की वो एक फिर अपने दिमाग में रूल सेट कर लेगा, अच्छा कि जो भी कैट होते हैं, डॉग्स होते हैं, उनकी 4 लेग्स होती है, तो उसने एक जनरलाइजेशन, एक रूल अपने माइंड में बना लिया है। फिर उसके बाद वो क्लासीफाई कर लेगा कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स होते हैं, कुछ इस कैटेगरी में आते हैं, कुछ पेट कैटेगरी में आते हैं, तो वो यहाँ पे क्लासीफाई कर पाएगा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन का प्रोसेस है कि बच्चा पहले ऑब्जर्व करता है, कंपेयर करता है, एब्स्ट्रैक्ट करता है, जनरलाइज करता है, देन क्लासीफाई करता है। इसी को डीप में पढ़ना है। अब आता है, सबसे पहले समझेंगे कंसेप्ट फॉर्मेशन होता क्या है। तो कंसेप्ट फॉर्मेशन की मीनिंग देखेंगे। कंसेप्ट फॉर्मेशन इज द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल ऑर्गेनाइज, क्लासीफाई एंड इंटरप्ट इंफॉर्मेशन टू डेवलप जनरल आइडियाज और कैटेगरीज अबाउट ऑब्जेक्ट, इवेंट और एक्सपीरियंस। कंसेप्ट फॉर्मेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बच्चे अपने दिमाग में इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं, इंफॉर्मेशन को बनाते हैं, उसमें क्लासीफाई करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को समझते हैं, ठीक है। हम बच्चे क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट्स हो या कोई इवेंट्स हो उसमें एक्सपीरियंस लेते हैं, उस एक्सपीरियंस को देखकर उनके बारे में एक जनरल आइडियाज या कंसेप्ट बनाते हैं। जैसे बच्चा जो भी है कुछ देख रहा है, कुछ इवेंट में गया, उसने कोई चीजें देखी, ऑब्जर्व की, एक्सपीरियंस उस चीज का लिया, उसके बाद उसने उस चीज पे रूल्स बनाए कि अच्छा अगर हमें इवेंट में जाना है तो ड्रेसेस का ध्यान रखना पड़ेगा। उसने एक जनरल रूल वहां पे बना लेता है दिमाग में, इसी को बोलते हैं कंसेप्ट फॉर्मेशन, ठीक है। कंसेप्ट फॉर्मेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बच्चा इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करता है, बनाता है, क्लासीफाई करता है और इंफॉर्मेशन को इंटरप्ट करता है, जिससे वो एक रूल्स को बना सके, कैटेगराइज कर सके डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में, इवेंट्स हो रहे हैं थ्रू एक्सपीरियंस लेने से। सिंपल वर्ड्स में बात करेंगे तो इट इज द एबिलिटी टू ग्रुप सिमिलर थिंग्स टुगेदर एंड
अंडरस्टैंड देयर कॉमन फीचर। कि ये एक ऐसी, अगर नॉर्मल लैंग्वेज में सिंपल वर्ड में बात करें तो ये एक ऐसी एबिलिटी होती है बच्चों की जिसमें एक जैसी चीजों को ग्रुप करते हैं। ठीक है, तो इट इज द एबिलिटी टू ग्रुप सिमिलर थिंग्स, कि एक साथ हम जो सिमिलर चीजें होती हैं उनका ग्रुप बनाते हैं, उनकी कॉमन फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। अगर बच्चे ने देखा है कि डॉग्स है जिसकी 4 लेग्स होती है, कैट है तो 4 लेग्स होती है, ठीक है, काऊ है तो 4 लेग हो रही है, तो वहां पे बच्चे ने क्या करा, सिमिलर थिंग्स को एक साथ रखा, उसके कॉमन फीचर्स के बारे में वहां पे समझा, बच्चे उसको कैटेगरी में करते हैं। फिर है अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे। जीन प्याजे ने यहाँ पे क्या कहा है कि कंसेप्ट फॉर्मेशन डेवलप्स एज चिल्ड्रन इंटरेक्ट विद देयर एनवायरनमेंट एंड ग्रेजुअली बिल्ड मेंटल स्ट्रक्चर, जिसको हम स्कीमा बोलते हैं। तो प्याजे कहते हैं कि जैसे जैसे बच्चे अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करते हैं, मिलते हैं, घुलते हैं, वो अपने दिमाग में स्कीमास बनाते हैं, कुछ मेंटल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। इसका स्कीमास होता है कि कुछ चीजों को देखकर अपने दिमाग में कुछ स्ट्रक्चर्स को बना लेना। जैसे बच्चे ने जो भी एनिमल्स देखे उनके उसने कॉमन फीचर सोचे, अपने दिमाग में स्कीमा बना लिया कि अच्छा जब भी वो 4 लेग वाले किसी भी एनिमल को देखेगा वो उसको डॉग बोलेगा। अगर उसने डॉग देखा है जिसके 4 लेग्स है तो जिसके भी 4 लेग्स होंगे वो उसको डॉग बोलेगा। उसने वहां पे स्कीमा बना लिया कि जो भी 4 लेग्स जिसके भी होंगे वो डॉग होगा। ठीक है, स्कीमा का मतलब होता है नॉलेज की बिल्डिंग ब्लॉक्स। हर नया कंसेप्ट एक नया ब्लॉक या स्कीमा होता है। जब भी वो कोई नई चीज सीखेगा नया स्कीमा बनाएगा दिमाग में, जब भी कोई नई चीज देखेगा तो न्यू स्कीमास वहां पे बच्चा अपने दिमाग में बना लेता है। तो इसी को बोलते हैं कंसेप्ट फॉर्मेशन। जैसे भी बताया कि जब बच्चा पहली बार एक डॉगी को देखता है वो एक कंसेप्ट बनाता है कि उसके 4 लेग्स हैं, एक पूंछ है और भौंकने वाला एनिमल है। तो डॉग अगली बार जब भी वो किसी भी ब्रीड का कुत्ता देखेगा उसके दिमाग में उसे डॉग वाले फोल्डर में डाल देगा, कि जब भी कुछ ऐसा उसने देखेगा तो बोलेगा कि ये डॉग है। ठीक है, नेक्स्ट है कंसेप्ट फॉर्मेशन का प्रोसेस है। इसके बारे में अभी हमने पहले देखा था कि कंसेप्ट फॉर्मेशन के प्रोसेस में क्या क्या होता है। बच्चा ऑब्जर्व करता है, द चाइल्ड ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट एंड इवेंट्स केयरफुली। कि यहाँ पे बच्चा क्या करता है, सबसे पहला स्टेप इसको हम बोलते हैं, बच्चे अपने आसपास की चीजों और इवेंट्स को बहुत ध्यान से देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है कि सीइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल। जब एक बच्चा अलग अलग तरह के एनिमल्स को देखता है, किसी का कलर ब्लैक है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, ठीक है, किसी का कलर वगैरह हो गया, तो वहां पे बच्चा ये चीजें ऑब्जर्व करता है। नेक्स्ट है कंपैरिजन करना, किन्हीं भी चीजों के बीच में तुलना करना। तो आइडेंटिफाई सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। ऑब्जर्वेशन के बाद बच्चा कंपैरिजन करता है, वो देखता है कि दो चीजों में क्या क्या सिमिलरिटीज है, कि क्या कॉमन फीचर्स हैं। ठीक है, फिर उनके बीच में डिफरेंसेस देखता है कि उनके बीच में क्या फर्क है। एग्जाम्पल में है कि नोटिसिंग दैट डॉग्स एंड कैट बोथ हैव 4 लेग्स। यहाँ पे बच्चे ने क्या करा, सिमिलरिटीज देखी कि डॉग और कैट के दोनों के क्या होते हैं, 4 लेग्स होते हैं। अब है एब्स्ट्रैक्शन, कि खास खूबियों पर, खास चीजों पे फोकस किया जाता है। बच्चे उनकी फीचर्स, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में फोकस करते हैं। तो फोकसिंग ऑन इम्पोर्टेंट फीचर्स एंड इग्नोरिंग अनइम्पोर्टेंट वंस, कि जो भी इम्पोर्टेंट फीचर्स होते हैं बच्चे उस पर ज्यादा फोकस करते हैं, जो इम्पोर्टेंट उनको नहीं लगता उनको वो इग्नोर कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, बच्चा समझ जाता है कि एनिमल्स होने के लिए 4 लेग्स होना इंपॉर्टेंट है, चाहे उसका कलर ब्राउन हो या व्हाइट हो। अब उसको वहां पहले उसने क्या करा, ऑब्जर्व करा, कलर्स देखे, कंपैरिजन करा, देन उसने अब क्या देखा कि कलर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसके भी 4 लेग्स होंगे वो एनिमल्स होगा। तो 4 लेग्स होना इंपॉर्टेंट है, कलर इंपॉर्टेंट नहीं है एनिमल्स होने के लिए। फिर आता है जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन होता है कि अपने दिमाग में एक जनरल आइडिया बना लेना। फॉर्मिंग अ जनरल आइडिया बेस्ड ऑन कॉमन फीचर। जो भी बच्चे ने अब यहाँ पे फीचर्स बना लिए, तो उसने जो भी फीचर्स, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स अपने दिमाग में उसने कॉमन कॉमन देखी थी, उसके बेसिस पे वो अपने बच्चे दिमाग में क्या करेगा, जनरल आइडियाज बना लेगा। जैसे ग्रुपिंग एनिमल्स इनटू वन कैटेगरी। अब बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है, वो सारे 4 लेग्ड एनिमल्स को एक कैटेगरी में डाल देता है। जिसके जैसे भी पता है, एनिमल हो, कैट है, डॉग है, जिसको भी वो 4 लेग्स देखेगा सबको एक ही कैटेगरी में डाल देगा, रख देगा। फिर आता है क्लासिफिकेशन, ग्रुपिंग करना जिसको बोलते हैं, प्लेसिंग ऑब्जेक्ट इनटू कैटेगरीज और ग्रुप्स। अब बच्चा यहाँ पे क्या करता है, लास्ट स्टेप होता है जहाँ पे बच्चा ऑब्जेक्ट को उनकी कैटेगरीज या ग्रुप में फिक्स कर देता है। अब वहां पे बच्चा कैटेगरीज बना रहा है, कुछ ग्रुप्स बनाना है, उसके अकॉर्डिंग ही उसमें चीजों को, ऑब्जेक्ट को प्लेस करेगा, रखेगा।
एग्जाम्पल में क्लासीफाई एनिमल्स इनटू पेट्स, वाइल्ड एनिमल्स। अब यहाँ पे देखो कैटेगरी बन गई ना, पेट एनिमल की कैटेगरी बन गई, वाइल्ड एनिमल की बन गई। अब बच्चे को पता लग गया कि 4 लेग्स है तो एनिमल्स होगा, ठीक है। उसके बाद उसने पेट एनिमल और वाइल्ड एनिमल्स के बारे में अलग अलग कर दिया कि पेट एनिमल में डॉग, कैट आते हैं और वाइल्ड एनिमल में लॉयन, टाइगर, ये सब आते हैं। तो ये था प्रोसेस ऑफ कंसेप्ट फॉर्मेशन, जिसमें बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है, ध्यान से देख रहा है, ठीक है। कंपैरिजन कर रहा है जिसमें सिमिलरिटीज आ रही है, फर्क देखना कि किसी चीज में क्या बराबरी है, सिमिलरिटीज क्या है, फर्क क्या है। एब्स्ट्रक्शन में होता है कि मेन पॉइंट निकाला है, इंपॉर्टेंट चीज पे फोकस किया जाता है। जनरलाइजेशन में एक रूल बच्चा दिमाग में बना लेता है। क्लासिफाई करना, ग्रुप में बांटना या फोल्डर्स बना लेना जिसको बोलते हैं। ये तो था कंसेप्ट फॉर्मेशन का प्रोसेस। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट का क्या स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में बात करेंगे स्कीमा की, जिसमें हमने अभी पीछे भी देखा था स्कीमा का मतलब, ठीक है। स्कीमा की डेफिनेशन के बारे में देखते हैं। अ स्कीमा इज अ मेंटल स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क दैट हेल्प्स इंडिविजुअल ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्ट इंफॉर्मेशन, कि स्कीमा एक मेंटल स्ट्रक्चर या ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें बच्चा अपनी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करता है, अपनी इंफॉर्मेशन को बनाता है या ऑर्गेनाइज करने में हेल्प भी करता है, जिससे बच्चे की नॉलेज जो है वो बढ़ती है, ठीक है। तो स्कीमा इज अ मेंटल स्ट्रक्चर, एक ऐसा मेंटल स्ट्रक्चर है या कह लो एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें बच्चा या कोई भी इंडिविजुअल है इंफॉर्मेशंस को ऑर्गेनाइज करता है, दिमाग में कुछ चीजों को बना लेता है, ठीक है, सोच लेता है, उसको बोलते हैं स्कीमा। एक्सप्लेनेशन में आएगा कि स्कीमा आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नॉलेज, कि हमारा दिमाग हर नई चीज के लिए एक फोल्डर बनाता है। बच्चे ने जो भी देखो स्कीमा में मेनली ये चीज होती है कि बच्चे ने कोई भी चीज ऑब्जर्व की, उसके बारे में सोचा, ठीक है, उसने अब कुछ सेट कर लिया कि अगर उसने डोर देखा है तो उसको पता है कि सिर्फ डोर जो होता है वो वुड का बना होता है। अगर उसने सिर्फ वुड वाला वो डोर देखा है, अब वो आयरन वाला देखेगा तो बाद में उसका स्कीमा चेंज हो गया, उसने अब नया स्कीमा बना लिया कि अच्छा डोर जो होता है वो आयरन का भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो भी बच्चा नई चीज ऑब्जर्व करेगा, देखेगा, तो वो अपने नए स्कीमास को ऑर्गेनाइज कर लेगा, नई इंफॉर्मेशन बना लेगा, ठीक है। तो स्कीमा आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नॉलेज। यहाँ पे बच्चे की क्या हो रही है, नॉलेज बढ़ रही है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नॉलेज, कि बच्चा सबसे पहले किसी भी चीज की नॉलेज अगर उसको लेनी है तो वहां पे वो पहले स्कीमास बनाता है। उसके बाद है दे डेवलप फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड चेंज ओवर टाइम, कि वो क्या होता है, ये डेवलप कैसे होता है बच्चे के अंदर स्कीमा, एक्सपीरियंस के थ्रू। वो देखेगा, ऑब्जर्व करेगा, एक्सपीरियंस लेगा, तब वो अपने अंदर स्कीमास डेवलप करेगा। और ये चेंजेस होते रहते हैं जैसे जैसे टाइम होता रहता है, क्योंकि बच्चा टाइम के साथ साथ चीजों को देखेगा और ज्यादा ऑब्जर्व करेगा, डीपली कर पाएगा, कैटेगराइज कर पाएगा, तो उसके स्कीमास भी चेंज होते रहेंगे। न्यू इंफॉर्मेशन इज अंडरस्टूड बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग स्कीमास, कि नई इंफॉर्मेशन जब बच्चा समझता है तो जो पहले का स्कीमास होता है उसके बेसिस पे ही समझेगा। बच्चे ने अगर डोर के बारे में समझा है तभी तो वो दूसरे वाले डोर के बारे में समझेगा। पहले उसको एक डोर के बारे में तो समझ में आएगा कि वुड का एक डोर बनता है, तभी वो देख पाएगा कि आयरन का भी डोर होता है। तो पहले वाले जो भी स्कीमास उसने बनाए हैं उसी से वो न्यू इंफॉर्मेशन को समझ पाता है। एग्जाम्पल में है कि एक बच्चा स्कीमा जब वो बनाता है, जैसे कि अ चाइल्ड में हैव अ स्कीमा दैट ऑल एनिमल्स विद विंग्स कैन फ्लाई बट लेटर मॉडिफाइड्स इट आफ्टर लर्निंग अबाउट पेंगुइन, कि अब देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है, उसने एक स्कीमा बनाया बच्चे ने कि जितने भी एनिमल्स होते हैं जिसके विंग्स होते हैं, जिसके पंख पंख होते हैं, वो उड़ सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसने बाद में उसने इसी स्कीमा को, जो भी उसने कंसेप्ट समझा था कि एनिमल्स जो विंग्स के साथ होते हैं वो फ्लाई कर सकते हैं, इसी को उसने मॉडिफाई करा, इसी में थोड़ा चेंज कर दिया। जब उसने पेंगुइन के बारे में समझा, उसने पेंगुइन के बारे में जाना कि उनके भी विंग्स होते हैं लेकिन वो फ्लाई नहीं कर सकते, वो उड़ नहीं सकते। तो यहाँ पे उसने जो पहले स्कीमा बनाया था कि एनिमल्स जिनके विंग्स होते हैं वो उड़ सकते हैं, उसमें उसने कुछ चेंजेस कर दिया, मॉडिफाइज कर दिया कि पेंगुइन भी होते हैं, वो भी बर्ड्स होते हैं, उनके भी विंग्स होते हैं लेकिन वो उड़ नहीं सकते। तो यहाँ पे उसका स्कीमा क्या हो गया, मॉडिफाई हो गया। तो ये था हमारा स्कीमा, मेंटल फ्रेमवर्क, जिसमें बच्चा कुछ इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करता है, इंटरप्ट करता है, ठीक है। इसको ही हम बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नॉलेज बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग एंड कंबाइनिंग स्कीमास इनटू मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम,
कि ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है या वो प्रोसेस है जिसमें बच्चे अपने स्कीमास को अरेंज करते हैं और उन्हें आपस में जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना लेते हैं। ठीक है, जिसमें बच्चे ने जो भी स्कीमास बनाए, जो भी उसको इन्फॉर्मेशन मिली, उसको उसने अरेंज कर लिया, साथ में कंबाइन कर लिया, फिर उसने अपने दिमाग में सारी चीजें सेट कर ली और कॉम्प्लेक्स सिस्टम उसने बना लिया। इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज, कि इन्फॉर्मेशन को अरेंज करना, कंबाइन करना। यहाँ पे स्कीमा है तो स्कीमा को अरेंज करना, कंबाइन करना ही ऑर्गेनाइजेशन होता है। एक्सप्लेनेशन है, द माइंड नेचुरली ट्राइज टू ऑर्गेनाइज नॉलेज इन अ स्ट्रक्चर वे, कि जो हमारा माइंड है, बच्चे का जो माइंड है, वो नेचुरली इंफॉर्मेशन को स्ट्रक्चर वे में रखना चाहता है। जो भी बच्चा सोच रहा है वो कैसे सोचेगा, एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में ही चीजों को सोचता है। द स्कीमास कंबाइन टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स अंडरस्टैंडिंग, की जो स्कीमास होते हैं, जो सिंपल सिंपल स्कीमास होते हैं, अब 4-5 स्कीमास बच्चे के बन गए, ठीक है, उनको हमने कंबाइन कर दिया। तो वो कंबाइन क्यों करा, क्योंकि बच्चे को कॉम्प्लेक्स जो भी कंसेप्ट है वो समझ पाए, जो डिफिकल्ट चीजें हैं उनके लिए अकॉर्डिंग उन चीजों को वो काफी अच्छे से समझ पाए, इसीलिए सिंपल स्कीमास को कंबाइन किया जाता है। पहले उसने एनिमल। अब है नेक्स्ट टॉपिक अडेप्टेशन, कि अडेप्टेशन क्या होता है। तो डेफिनेशन है, अडेप्टेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग टू न्यू इन्फॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंसेस, कि अडेप्टेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बच्चा जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन उसने गेन करी है, न्यू नॉलेज, न्यू एक्सपीरियंस, उसमें बच्चा कुछ चीजें एडजस्ट करता है और इसी एडजस्टिंग करने को अडेप्टेशन कहते हैं। एक्सप्लेनेशन में है कि इट अकर्स थ्रू 2 प्रोसेसेस, के अडेप्टेशन हमारा 2 प्रोसेसेस में होता है। पहला आता है एसिमिलेशन, दूसरा आता है एकोमोडेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है इनकॉर्पोरेटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमास। एग्जिस्टिंग स्कीमास का मतलब होता है जो बच्चे ने पहले स्कीमास अपने दिमाग में बनाए हैं उसको बोलते हैं एग्जिस्टिंग स्कीमास। तो जो बच्चे के एग्जिस्टिंग स्कीमास है उसके अंदर बच्चे ने जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड करी है या उसमें से कोई इन्फॉर्मेशन हटाई है, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना नई इन्फॉर्मेशन को, उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। ठीक है, जैसे बच्चे ने बना रखा है कि कॉलिंग एवरी 4 लेग्ड एनिमल अ डॉग, तो जितने भी एनिमल्स उसने देखे हैं 4 लेग वाले, उन सबको वो क्या बोल रहा है, डॉग बोल रहा है। तो ये है एसिमिलेशन, कि उसने एक स्कीमास बना लिया। सबसे पहले क्या स्कीमा बनाया कि एनिमल्स जो होते हैं उनके 4 लेग्स होते हैं। अब उसने देखा कि एक एनिमल है उसके 4 लेग्स है और वो डॉग है, तो उससे जो भी एनिमल्स देखेगा 4 लेग्स वाले उन सबको डॉग बोलेगा। तो उसने क्या करा, न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड करा, जो भी स्कीमा उसने पहले बनाया था, तो ये होता है एसिमिलेशन। दूसरा आता है एकोमोडेशन, जिसमें बच्चा मॉडिफाई स्कीमास टू फिट न्यू इन्फॉर्मेशन। न्यू इन्फॉर्मेशन को अडेप्ट करने के लिए, फिट करने के लिए बच्चा अपने पुराने स्कीमास को मॉडिफाई करता है, या इसका मतलब होता है न्यू स्कीमा बना लेना, बिल्कुल न्यू फोल्डर बना लेना, न्यू चीजों को कर देना, या फिर पुराने स्कीमास में चेंज कर देना। ठीक है, जैसे बच्चे ने अब क्या बोला कि 4 लेग है तो सब सारे के एनिमल्स क्या होंगे, डॉग होंगे। लेकिन यहाँ पे बच्चे को समझ आ गया कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। लर्निंग दैट अ काउ इज डिफरेंट फ्रॉम अ डॉग, कि काउ के भी 4 लेग होते हैं और डॉग के भी और कैट के भी, लेकिन ये तीनों एनिमल्स क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो यहाँ पे उसने क्या करा, जो स्कीमा उसके दिमाग में पहले था उसमें उसने चेंजेस करे, मॉडिफाई करे। ठीक है, तो क्या उसने, उसका पहला स्कीमा था कि 4 लेग वाला जो भी है वो एनिमल होता है। अब उसने पहले क्या बनाया था एसिमिलेशन में, कि जितने भी 4 लेग वाले एनिमल देखेगा वो डॉग होगा। लेकिन एकोमोडेशन में क्या हो गया कि यहाँ पे उसको डिफरेंस समझ में आ गया कि नहीं, काऊ अलग है, कैट अलग है, डॉग अलग है, तो मॉडिफाई कर दिया। तो ये होता है एकोमोडेशन की न्यू स्कीमा बना लेना, न्यू इंफॉर्मेशन या न्यू फोल्डर की बात होगी, और पहले वाले में ऐड करना होगा, कोई भी चीज बच्चे ने न्यू इन्फॉर्मेशन पुराने वाले स्कीमाज में ऐड करी है। तो ये तो था पूरा प्रोसेस एडेप्टेशन का। अब आते हैं ऑपरेशन। डेफिनेशन में है कि ऑपरेशन और इंटरनल मेंटल एक्शंस दैट अलाउ चिल्ड्रन टू थिंक लॉजिकली। ऑपरेशन का मतलब होता है कि बच्चा मेंटली, मतलब लॉजिकली चीजों के बारे में सोच पा रहा है। वो किसी भी चीज के बारे में, रीजंस के बारे में सोचेगा, कि कोई भी चीज अगर हो रही है तो उसके पीछे का लॉजिक उसको ढूंढना, उसके बारे में सोचना, जो इससे रिलेटेड जो भी बच्चा मेंटल एक्शन परफॉर्म कर रहा है इसको बोलते हैं ऑपरेशन। एक्सप्लेनेशन में है कि दिस डेवलप मेनली इन द कंक्रीट एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेजेस, कि ये ऑपरेशन बच्चे के अंदर किस स्टेज में डेवलप होते हैं, जो उनकी हायर थिंकिंग होती है, लॉजिकल थिंकिंग होती है, वो होती है कंक्रीट स्टेज में, जो कि 6 to 12 ईयर्स की एज होती है, और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है 12 to 18 ईयर्स की एज होती है। तो इस एज में बच्चे की डेवलप होता है।
ऑपरेशन आर रिवर्सिबल मेंटल प्रोसेस की ऑपरेशन जो है वो रिवर्सिबल प्रोसेस है जिसमें बच्चा सीधे भी सोच सकता है और उल्टा भी सोच सकता है, ठीक है। दे हेल्प इन सॉल्विंग प्रॉब्लम लॉजिकली, इसलिए ये किस चीज में हेल्प करता है ऑपरेशन, कि बच्चा लॉजिकली चीजों को प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। एग्जाम्पल में है कि अ चाइल्ड अंडरस्टैंड दैट 5 + 3 = 5, तो ये क्या होगा, रिवर्सिबिलिटी हो गई कि 5 + 3 8 होता है और 8 में से 3 भी माइनस करेंगे तो =5 होता है। तो ये बच्चा ऑपरेशंस के बारे में समझता है, रिवर्सिबिलिटी के बारे में सोचता है, लॉजिकली सोच पाता है, उसकी थिंकिंग हायर हो जाती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोसेस। अभी तक हमने देखा कि स्कीमास क्या होते हैं, ठीक है, ये सब क्या था, स्ट्रक्चर था, एजिमिलेशन, एक्योमोडेशन, ऑपरेशन, ये सब था हमारा स्ट्रक्चर कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। अब है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की प्रोसेस क्या है, जिसमें सबसे पहले है एजिमिलेशन। अभी पीछे पढ़ के आए थे वही हमें यहाँ पे थोड़ा डिटेल में और पढ़ना है कि एजिमिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमास। ये बताया था कि पहले जो भी स्कीमास बच्चे ने बनाया उसके अंदर जब बच्चा न्यू इन्फॉर्मेशन को फिट कर रहा है उसी प्रोसेस को बोलते हैं एजिमिलेशन। एक्सप्लेनेशन में है कि द चाइल्ड यूजेस व्हाट दे ऑलरेडी नो टू अंडरस्टैंड न्यू एक्सपीरियंस, कि जब भी उसको बच्चे को कोई भी न्यू एक्सपीरियंस लेना है, कोई भी न्यू नॉलेज बच्चे को लेनी है, तो वो किस चीजों का यूज करेगा, जो भी उसको पहले चीजें आती हैं, जो भी बच्चे ने पहले चीजें सीखी हैं, समझी है, उसी के थ्रू बच्चा न्यू एक्सपीरियंस को ले पाता है, न्यू लर्निंग कर पा रहा है। नो मेजर चेंज इन एग्जिस्टिंग थिंकिंग पैटर्न, जो भी बच्चे ने सोचा उसमें कोई इतना बड़ा चेंज बच्चा नहीं लेकर आता, थोड़ा बहुत चेंज में भी हो सकता है बट इतना नहीं होता, बस क्या करेगा, न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड करता है, चेंजिंग नहीं होता। हेल्प इन क्विक लर्निंग एंड रिकॉग्निशन, की बच्चा बहुत जल्दी चीज़ों को पहचान लेता है एजिमिलेशन के थ्रू और क्विक लर्निंग हो पाती है। एग्जाम्पल में अ चाइल्ड हु नोज डॉग मे कॉल अ काउ अ डॉग बिकॉज बोथ हैव 4 लेग्स, की एजिमिलेशन वही है कि जो भी उसने 4 लेग वाला एनिमल देखेगा सबको क्या बोल देगा, डॉग बोल देगा, चाहे वो काउ हो, चाहे कैट हो, चाहे वो डॉगी हो, वो सबको डॉग बोलेगा। तो ये था एजिमिलेशन। अब आते हैं एकोमोडेशन। एकोमोडेशन होता है, डेफिनेशन देखेंगे, एकोमोडेशन इज द प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग स्कीमास और क्रिएटिंग न्यू वंस। एकोमोडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो बच्चे ने स्कीमास बना रखे हैं उसको मॉडिफाई करेंगे, उसमें कोई चेंज लेकर आएंगे या फिर न्यू वाला स्कीमा वो बनाते हैं। न्यू स्कीमा बनाना या पुराने स्कीमा में कुछ चेंज कर देना उसको बोलते हैं एकोमोडेशन, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में है अकर्स व्हेन देयर इज कंफ्यूजन और मिसमैच, ये कब होता है, जब कोई कंफ्यूजन हो रही हो, कुछ मिसमैच बच्चे के दिमाग में हो रहा होता है, तब ये चीजें होती है कि उसमें जो भी उसने स्कीमास बनाया उसमें चेंज आ जाता है, कोई न्यू स्कीमास बन जाता है, अगर बच्चे के दिमाग में कंफ्यूजन है तो। द ब्रेन एडजस्ट थिंकिंग टू अंडरस्टैंड रियलिटी करेक्टली, ठीक है। अब बच्चे जो भी चीज सोच रहे हैं वो एकदम करेक्टली सोच पाते हैं, रियलिटी के अकॉर्डिंग सोच पाते हैं अकोमोडेशन में। लीड्स टू रियल लर्निंग एंड कॉग्निटिव ग्रोथ, ये किस चीज को बढ़ावा देता है, रियल लर्निंग में, यहाँ पे बच्चा रियल लर्निंग करता है, एकदम करेक्ट सीखता है और कॉग्निटिव ग्रोथ बच्चे की होती है। एग्जाम्पल में वही है कि द चाइल्ड लर्न्स दैट अ काउ इज डिफरेंट फ्रॉम अ डॉग एंड क्रिएट अ न्यू कैटेगरी। अब बच्चे ने यहाँ पे न्यू स्कीमा बना लिया कि यहाँ पे काउ जो है वो डॉग से डिफरेंट होती है, बेशक उसके 4 पैर हों, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे ने न्यू कैटेगरी क्रिएट कर ली। तो ये था हमारा एजिमिलेशन और अकोमोडेशन जो कि प्रोसेस के अंदर आता है। अब हम देखने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग एंड कंबाइनिंग डिफरेंट स्कीमास इनटू स्ट्रक्चर सिस्टम। ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बच्चा अपनी जितने भी एग्जिस्टिंग स्कीमास हैं, इंफॉर्मेशंस हैं, उनको अरेंज करेगा, कंबाइन करेगा, जिससे जो भी उसके दिमाग में इंफॉर्मेशन है, लर्निंग है, उसको वो स्ट्रक्चर फॉर्म में समझ पाए, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में है द ब्रेन नेचुरली ग्रुप्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन, कि बच्चा नेचुरली उसका जो ब्रेन है वो वर्क करने लगता है, अपनी इंफॉर्मेशन को ग्रुप में वो कैटेगराइज करने लगता है। हेल्प्स इन फॉर्मिंग क्लियर एंड मीनिंगफुल कनेक्शन, बच्चा वहाँ पे क्लियर और मीनिंगफुल कनेक्शंस को बना पाता है, ठीक है। जब ऑर्गेनाइज कर पाएगा, चीज़ों को अरेंज कर पाएगा, कंबाइन कर पाएगा, तो वहाँ पे बच्चे को एक क्लियर कनेक्शन वहाँ पे समझ में आएगा, मीनिंगफुल कनेक्शन बच्चा समझ पाएगा। इम्प्रूव एफिशिएंसी इन थिंकिंग, बच्चे की थिंकिंग पावर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाती है, अच्छी हो जाती है, उसमें एफिशिएंसी आ जाती है। एग्जाम्पल है अ चाइल्ड ग्रुप्स एनिमल इनटू कैटेगराइज लाइक पैट्स, फार्म एनिमल एंड वाइल्ड
एनिमल। एग्जाम्पल में है कि बच्चा अब क्या करता है, कैटेगराइज करता है, ग्रुप बनाता है कि पेट एनिमल अलग होते हैं, फार्म एनिमल्स क्या क्या होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स क्या क्या होते हैं। तो ये होता है ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें बच्चा इंफॉर्मेशन या स्कीमास को अरेंज करता है और कंबाइन करता है। अब है इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन की डेफिनेशन देखेंगे। इक्विलिब्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन एसिमिलेशन एंड एक्कोमोडेशन। कि अभी जो हमने पिछली स्लाइड में एसिमिलेशन और एक्कोमोडेशन के प्रोसेस के बारे में देखा, इसी के बीच में बैलेंस बनाए रखने को ही हम इक्विलिब्रेशन बोलते हैं। ठीक है, जिस प्रोसेस से इन दोनों प्रोसेस एसिमिलेशन और अकोमोडेशन के बीच में बैलेंस बनता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं इक्विलिब्रेशन। ठीक है, जिससे बच्चे के दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये कंफ्यूजन को खत्म करता है और क्लैरिटी लेकर आता है। एक्सप्लेनेशन में है कि when new information doesn't fit it creates this equilibrium, मतलब कंफ्यूजन, कि जब कोई बच्चा नई इंफॉर्मेशन पुराने स्कीमास में फिट नहीं कर पाता या फिट नहीं होती है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, जिससे उसको बेचैनी होगी, कंफ्यूजन होने लगेगी। तो इसी को बोलते हैं डिसइक्विलिब्रियम। फिर है द चाइल्ड एडजस्ट थिंकिंग थ्रू एकोमोडेशन, कि बच्चा एकोमोडेशन के थ्रू ही अपनी थिंकिंग में एडजस्ट करता है। जैसे इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए बच्चा अपनी थिंकिंग को एडजस्ट करता है, एकोमोडेशन करता है चीजों में। एकोमोडेशन का मतलब क्या था, नई चीज सीखता है, नई चीजों को बनाना, नई फोल्डर को क्रिएट करना, नई स्कीमास बनाना। तो वहां पे बच्चा क्या करता है, एडजस्ट कर लेता है। फिर है इक्विलिब्रियम। बैलेंस इज रिस्टोर्ड लीडिंग टू इक्विलिब्रियम, कि यहाँ पे जब बच्चा नया कंसेप्ट समझ लेता है तो उसका मेंटल बैलेंस वापस आ जाता है। इसे ही हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। पहले बच्चे को कंफ्यूजन हुई, उसने क्या करा, एकोमोडेशन करा, चीजों में ऐड करा, मॉडिफाई करा। ठीक है, उसके बाद उसने उसमें चेंजेस करे तो न्यू स्कीमा बने। अब बच्चे को क्या करा, समझ में आ गया चीजें, तो इससे क्या हुआ, इक्विलिब्रियम आ गया। तो यहाँ पे कंफ्यूजन खत्म हो गई। ठीक है, तो इसी को एसिमिलेशन करना, एकोमोडेशन करना। जब ये चीजें बच्चों को समझ में आ जाती है, बैलेंस हो जाती है, तो इक्विलिब्रेशन वहां पे होता है। एग्जाम्पल है कि अ चाइल्ड इज कंफ्यूज व्हेन अ व्हेल डज नॉट बिहेव लाइक अ फिश, कि बच्चे को कंफ्यूजन हो रही है कि व्हेल भी पानी में रहती है, फिश भी पानी में रहती है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे की तरह बिहेव क्यों नहीं कर रहे। बट बाद में बच्चे को मैमल्स वाले टॉपिक के बारे में समझ में आता है कि मैमल्स है, तो इसीलिए वो डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे बच्चे ने क्या करा, एडजस्ट ही तो करा थ्रू एकोमोडेशन। ठीक है, तो वहां पे इक्विलिब्रियम आ गया। पहले डिसइक्विलिब्रियम था, कंफ्यूजन था, उसने एकोमोडेशन के थ्रू क्या करा, इक्विलिब्रियम ले आया, उसको कंसेप्ट समझ में आ गया। अब ये तो था हमारा प्रोसेस। अब है स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब देखेंगे कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे किस किस स्टेजेस में होता है। सबसे पहली स्टेज आती है सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि 0 से 2 ईयर्स होते हैं। नाम में ही है सेंसरी मोटर, मतलब बच्चा कैसे सीखता है, अपने सेंसेस के थ्रू बच्चा, यहाँ पे कॉग्निटिव डेवलपमेंट बच्चे का होता है। फिर है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से 7 ईयर्स तक की एज होती है। देन थर्ड स्टेज होती है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 से 11 ईयर्स तक की एज होती है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11 से लेके आगे तक होती है, हमारे चलती है। इसके कुछ फीचर्स है कि बच्चा कैसे कैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट को कर पाता है। जैसे सेंसरी मोटर में है कि बच्चा लर्निंग किससे करता है, अपने सेंसेस के थ्रू सीखता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस करता है, मतलब ऑब्जेक्ट को छू के सीखता है। ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, सिंबॉलिक थिंकिंग होती है, इमेजिनेशन कर पाता है। लॉजिकल थिंकिंग यहाँ पे नहीं होती इतनी, लेकिन कंक्रीट स्टेज में क्या होता है, बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग होने लगती है। ठीक है, कंक्रीट ऑब्जेक्ट के बारे में बच्चा समझता है, कन्वर्जेशन के बारे में, रिवर्सिबिलिटी के बारे में। और फॉर्मल ऑपरेशन में क्या करता है, बच्चे की थिंकिंग बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है, वो साइंटिफिक रीजनिंग करने लगता है। तो ये यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स है, कुछ फीचर्स है, इन्हीं को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे, अब है स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि बर्थ से लेकर 2 ईयर्स तक की एज होती है। सेंसरी मोटर स्टेज मतलब नाम में ही आ रहा है हमारा सेंसरी, मतलब सेंसेस के थ्रू बच्चा मोटर स्किल्स या फिजिकल स्किल्स को, उसी को बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। बच्चा सीखता है फिजिकल एक्शन करके, अपने सेंसेस के थ्रू बच्चा इस एज में जो है चीजों को सीखता है। ठीक है, जैसे है इन्फेंट्स एक्सप्लोर द वर्ल्ड थ्रू टचिंग, सीइंग, हियरिंग,
टेस्टिंग एंड मूविंग, कि जो छोटे बच्चे होते हैं जो कि बर्थ से लेके 2 ईयर्स तक के एज में होते हैं, वो अपने वर्ल्ड को, अपने आसपास की चीज़ों को किस तरह से देखते हैं, कैसे उनके बारे में जानते हैं, थ्रू टचिंग करके, उनको छू कर, सीइंग मतलब उनको देख कर, उनको सुनकर, उनको टेस्ट कर कर, मूव कर कर, इन सारी चीज़ों की वजह से ही बच्चा जो है एक्सप्लोर करता है। डेवलपमेंट ऑफ रिफ्लेक्सेस, इंटेंशनल एक्शंस, कि बच्चा यहाँ पे जो भी चीज़ें कर रहा है, पहले तो वो रिफ्लेक्सेस करेगा, कि कोई भी अगर उसे बात कर रहा है तो वहाँ पे रिफ्लेक्स करेगा, स्माइल करेगा, लेकिन बाद में जो भी एक्शन वो कर रहा है वो इंटेंशनली ही करेगा। पहले अनइंटेंशनली करता है, जब बच्चा धीरे धीरे एज में बढ़ता है तो वो इंटेंशनली एक्शन करता है। फिर है बिगनिंग ऑफ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, कि अब बच्चा इस स्टेज में कैसे हो जाता है कि उसका एक गोल डायरेक्टेड बिहेवियर यहाँ पे हो जाता है। अगर बच्चे को कोई ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए तो वो उसके लिए वहाँ पे ऐसा बिहेवियर शो करेगा, उसको पकड़ने की कोशिश करेगा, उसको टच करेगा, उसको मूव कराएगा। ठीक है, तो यहाँ पे गोल डायरेक्टेड बिहेवियर बच्चे का स्टार्ट होने लगता है। डेवलपमेंट आउटकम्स मतलब फॉर्मेशन ऑफ बेसिक स्कीमास, कि यहाँ पे बच्चे के छोटे छोटे या बेसिक स्कीमास जो है बनने लग जाते हैं, कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है या कैसा होता है, वो उसके थ्रू उसके बेसिक स्कीमास दिमाग में बन जाते हैं। बिगनिंग ऑफ मेमोरी एंड रिकॉग्निशन, कि यहाँ पे बच्चे की मेमोरी और किसी भी चीज़ को पहचानने की जो चीज़ें हैं वो बच्चे के दिमाग में आनी स्टार्ट हो जाती है। अगर बच्चे ने डॉग देखा है या काऊ देखी है, कैट देखी है, तो वो अगर वो दोबारा उसकी आंखों के सामने आएगी तो वो उसको पहचान लेगा कि ये कैट होती है। उसकी मेमोरी पावर और रिकॉग्निशन पावर जो है वो अच्छी हो जाती है और स्टार्ट होती है इस एज में। ये तो थी हमारी सेंसरी मोटर स्टेज जो कि बर्थ से लेके 2 ईयर्स तक की थी। नेक्स्ट स्टेज है हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होती है वो हमारी 2 से लेके 7 ईयर्स तक की एज होती है, जिसमें है कि डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड सिंबॉलिक थिंकिंग, बट थिंकिंग इज स्टिल नॉट लॉजिकल, कि यहाँ पे बच्चे की जो किन चीज़ों का डेवलपमेंट होता है, लैंग्वेज का, सिंबॉलिक थिंकिंग का, यहाँ पे बच्चा सिंबल्स की थ्रू चीज़ों सोचने लग जाता है। तो इन चीज़ों का डेवलपमेंट होता है, लेकिन बच्चा यहाँ पे इस एज में लॉजिकल नहीं सोच पा रहा है। अभी भी बच्चा बेशक से सिंबॉलिक थिंकिंग कर रहा है, लैंग्वेज उसकी डेवलप हो रही है, अच्छे से बात कर पा रहा है, लेकिन फिर भी वो लॉजिकल चीज़ें नहीं सोच पा रहा है। करेक्टरिस्टिक्स में है कि रैपिड ग्रोथ इन लैंग्वेज एंड इमेजिनेशन, कि बच्चे की लैंग्वेज में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ होता है, उसकी इमेजिनेशन में ग्रोथ होता है, बच्चा यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सोचता है, इमेजिन करने लगता है। यूज़ ऑफ सिंबल, अगर बच्चा सिंबल्स का यूज़ करता है, किसी वर्ड्स का, इमेजेस का, प्रेटेंडेड प्ले का, ठीक है, पढ़ा था ना प्रेटेंडेड प्ले मतलब प्रीवियस यूनिट में, तो यहाँ पे बच्चा सिंबल्स का यूज करना स्टार्ट कर देता है। थिंकिंग इज ईगोसेंट्रिक, कि यहाँ पे इस एज में बच्चे की जो थिंकिंग है वो ईगोसेंट्रिक हो जाती है। बच्चा सिर्फ अपने ही बारे में सोचता है, दूसरे के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता। कैन नॉट सी अदर्स पर्सपेक्टिव, कि उसको सिर्फ अपने बारे में ही सोचना है, दूसरे के पर्सपेक्टिव से उसको कोई मतलब नहीं है, उससे उसको नहीं मतलब, नहीं सुनना कुछ भी, उसको अपने से ही मतलब है, ईगोसेंट्रिक होता है। शोज एनिमिज्म, यहाँ पे बच्चा क्या दिखाता है कि एनिमिज्म शो करता है। एनिमिज्म का मतलब होता है बच्चा ये सोचता है कि जो भी ऑब्जेक्ट उसके आसपास है वो सारे अलाइव है, मतलब जीवित है, वो जीते हैं, बात करते हैं, चलते फिरते हैं। जैसे बच्चा डॉल है, डॉल से बातें करता है, पिलो से बात करने लगता है, जितने भी ऑब्जेक्ट उसको लगता है कि वो बात कर सकते हैं, अलाइव रहते हैं, वो होता है एनिमिज्म। तो इस एज में बच्चा ज्यादातर ये चीजें शो करते हैं। डेवलपमेंट आउटकम्स, कि क्या क्या डेवलपमेंट आउटकम्स इसके अंदर से आते हैं इस एज में। इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन, इस एज में बच्चे की कम्युनिकेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। देन है इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव थिंकिंग, यहाँ पे बच्चे की इमेजिनेशन थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग जो है वो यहाँ पे इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट स्टेज है हमारी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो कि 7 से लेके 11 ईयर्स तक की ये एज होती है। डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल थिंकिंग बट ओनली अबाउट कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स, कि यहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग का डेवलपमेंट होता है बट ओनली अबाउट कंक्रीट ऑब्जेक्ट। जो रियल ऑब्जेक्ट होते हैं ना, बच्चा सिर्फ उनके बारे में ही लॉजिकल चीजें सोच सकता है। अगर उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर उसके बारे में उसको सोचने को कहा जाए तो वो नहीं सोच पाता है इतने अच्छे से। तो लॉजिकल थिंकिंग वो वही कर पाता है जहां पे बच्चे को वो ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ठीक है, जिसे वो देख पा रहा है, छू पा रहा है, उन्हीं ऑब्जेक्ट के बारे में वो लॉजिकल थिंकिंग कर पाता है।
जिसको हम कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली एंड सिस्टमैटिकली, कि यहाँ पे बच्चे के पास एक एबिलिटी आ जाती है जिसमें वो लॉजिकल सोचने लगता है, सिस्टमैटिकली सोचने लग जाता है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंजर्वेशन, क्वांटिटी रिमेन सेम डिस्पाइट चेंजेस इन शेप, कि यहाँ पे बच्चे कॉन्सेप्ट को समझ पाता है, कंजर्वेशन का जो टॉपिक है, कंसेप्ट है, उसको बच्चा समझ लेता है कि क्वांटिटी अभी भी सेम है, बेशक से उसकी शेप चेंज हो जाए। अगर हमने सर्कल शेप में कुछ क्वांटिटी रखी है, उसको हम दूसरी शेप में डालें, लेकिन क्वांटिटी तो सेम ही है। शेप की वजह से ऐसा तो नहीं क्वांटिटी कम हो रही है, सेम अमाउंट हमने उसमें भी रखा था, सेम अमाउंट हम दूसरी शेप में भी रख रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चा कंजर्वेशन के टॉपिक को समझ पा रहा है कि क्वांटिटी उतनी ही है, लेकिन शेप चेंज होने पे क्वांटिटी पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। एबिलिटी टू क्लासीफाई एंड कैटेगराइज ऑब्जेक्ट, की बच्चा यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स को पहचान पाता है, क्लासीफाई कर पाता है, उनको कैटेगराइज कर पाता है। डेवलपमेंट ऑफ रिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी का डेवलपमेंट बच्चे के अंदर होता है कि मेंटल अनडूइंग ऑफ एक्शंस, कि बच्चा यहाँ पे एक्शंस को समझ पाता है कि अगर कोई चीज सीधे चल रही है तो वो वापस भी हो सकती है। अगर काउंटिंग 1 से लेकर 10 तक है तो 10 से वापस भी आ सकती है। कोई स्टोरी का सीक्वेंस अगर सीधा है तो वो स्टोरी बैक डायरेक्शन में भी जा सकती है। तो ये रिवर्सिबिलिटी का बच्चा कंसेप्ट यहाँ पे समझने लग जाता है। एग्जाम्पल है कि अ चाइल्ड अंडरस्टैंड दैट वाटर इन द डिफरेंट शेप कंटेनर इज इक्वल, अभी यही बताया था कि शेप बेशक से चेंज हो जाए, लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगली स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11 इयर्स और उससे अबोव होती है। तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट एंड लॉजिकल थिंकिंग। बच्चे की यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो रही है, लॉजिकल थिंकिंग हो रही है, जैसे एबिलिटी टू थिंक अबाउट एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट। यहाँ पे बच्चा जो है एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट के बारे में सोच पा रहा है, उसके पास एक ऐसी एबिलिटी यहाँ पे इस एज में आ जाती है कि बच्चा उन चीजों के बारे में भी सोच पा रहा है जिसको वो सिर्फ महसूस कर रहा है, जैसे लव, जस्टिस, फ्रीडम, ये सारी चीजें बच्चा महसूस कर सकता है। तो इन चीजों के बारे में भी बच्चे सोचने लगते हैं। यूज ऑफ हाइपोथेटिकल एंड साइंटिफिक रीजनिंग, अब बच्चा यहाँ पे साइंटिफिक रीजनिंग कर रहा है, हाइपोथेटिकल रीजनिंग कर रहा है कि कुछ भी चीज हो रही है तो उसके पीछे का रीजन क्या है, साइंटिफिक रीजन क्या है। ठीक है, तो बच्चा लॉजिकली बहुत ज्यादा यहाँ पे सोचने लगता है। एबिलिटी टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम मेंटली, कि यहाँ पे बच्चे के पास एक ऐसी एबिलिटी भी आ रही है जिसमें बच्चा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को भी अच्छे से सॉल्व कर पा रहा है। थिंकिंग अबाउट फ्यूचर पॉसिबिलिटीज, इस एज में बच्चा क्या करता है, अपने फ्यूचर्स के, अपने करियर के बारे में ज्यादा सोचता है। तो मतलब यहाँ पे जो थिंकिंग होती है ना, वो बहुत ज्यादा डीप हो जाती है और लॉजिकल हो जाती है। बच्चे यहाँ पे करियर के बारे में भी सोच रहा है, अपने बारे में भी सोच रहा है, सबके बारे में सोच रहा है, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट के बारे में भी सोच रहा है, साइंटिफिक रीजनिंग उसको चाहिए, लॉजिकल थिंकिंग यहाँ पे बढ़ रही है। तो ये सारी चीजें फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होती है। एग्जाम्पल है कि अ टीनेजर कैन सॉल्व अलजेब्रा प्रॉब्लम्स और थिंक अबाउट मोरल इश्यूज, कि यहाँ पे जो टीनेजर एज के बच्चे होते हैं वो अलजेब्रा प्रॉब्लम्स मतलब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को भी अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, और मोरल इश्यूज या कोई भी चल रहा है, किसी से इशू हो रहा है उनका, उनको कैसे कम्युनिकेट करना है, इसके बारे में भी वो सोच सकते हैं इस एज में बच्चे। ये तो था स्टेजेस का। अब देखने वाले हैं हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कि कौन कौन से फैक्टर कॉग्निटिव डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है मैचुरेशन बायोलॉजिकल ग्रोथ। तो डेफिनेशन में है मैचुरेशन रिफर्स, सबसे पहले देखेंगे मैचुरेशन होता क्या है। तो मैचुरेशन रिफर्स टू द नेचुरल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। जब बच्चे का ब्रेन और नर्वस सिस्टम की ग्रोथ होती है, इनकी जब डेवलपमेंट होता है, तो जब नेचुरली हो रहा है तो उसी को बोलते हैं मैचुरेशन। तो बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट, नर्वस सिस्टम जब डेवलप हो रहा है, नेचुरली हो रहा है, तो उसको बोलते हैं मैचुरेशन। ठीक है, फिर आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट डिपेंड ऑन द फिजिकल रेडीनेस ऑफ द ब्रेन, कि बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, कि उसका ब्रेन कितना रेडी है, फिजिकली उसका ब्रेन कितना रेडी है चीजों को सीखने के लिए, समझने के लिए, तो उस चीज पर कॉग्निटिव डेवलपमेंट डिपेंड करता है। Certain abilities cannot develop until the child reaches a particular stage of maturity, कि कुछ एबिलिटीज ऐसी होती है जो बच्चे के अंदर तब तक डेवलप नहीं होती जब तक उसकी एक पर्टिकुलर स्टेज नहीं आ जाती मैच्योरिटी की। ठीक है, इट इज अ जेनेटिक एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस नॉट डिपेंडेंट ऑन लर्निंग अलोन, कि ऐसा नहीं किसी ने आया और उसको बता दिया मैच्योरिटी उसको आ गई।
कुछ भी ऐसा नहीं होता, ये एक जेनेटिक बायोलॉजिकल प्रोसेस है कि एक ऐसे अचानक से नहीं आ जाती। तो जेनेटिक और बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो मैचुरेशन होता है। एग्जाम्पल में एक यंग चाइल्ड कैन नॉट थिंक एब्स्ट्रैक्टली अंटिल द ब्रेन मैच्योर्स इनफ, कि एक छोटा बच्चा है वो तब तक एब्स्ट्रैक्टली नहीं सोच सकता जब तक उसका ब्रेन इनफ मैच्योर नहीं हो जाता। जब वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आएगा तब वो सोचने लग जाएगा, क्योंकि उस एज में बच्चा क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है सोशल एक्सपीरियंस। सोशल एक्सपीरियंस क्या होता है? तो सोशल एक्सपीरियंस रिफर टू द इंटरेक्शन विद अदर पीपल एंड द एनवायरनमेंट, कि बच्चा जो है दूसरों से कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, कैसे बात कर रहा है, अपने एनवायरनमेंट में कैसे रह रहा है, कैसे एक्सपीरियंस ले रहा है, उसको बोलते हैं सोशल एक्सपीरियंस। एक्सप्लेनेशन में है कि चिल्ड्रन लर्न थ्रू इंटरेक्शन विद पेरेंट्स, टीचर्स एंड पीयर्स, कि बच्चा चीजें सीखता कैसे है, अपने पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट करके, अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट करके, अपने पीयर्स के साथ इंटरेक्ट करके बच्चा लर्निंग करता है। शेयरिंग आइडियाज एंड एक्सपीरियंस हेल्प इन एक्सपेंडिंग थिंकिंग, कि बच्चे की सोचने की जो पावर है, सोचने की जो शक्ति है, वो कैसे बढ़ती है? जब वो अपने आइडियाज को शेयर करता है, फिर उसको रिवर्ट में कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज मिलते हैं, तब वो अपनी थिंकिंग को और ज्यादा बढ़ा पाता है। तो आइडियाज शेयर करना, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना बच्चों की थिंकिंग को एक्सपेंड करने में हेल्प करता है। एक्सपोजर टू डिफरेंट व्यू पॉइंट्स रिड्यूसेस ईगोसेंट्रिज्म, कि जब बच्चे को क्या होता है कि जब सोशल एक्सपीरियंस किस चीज में हेल्प करता है, कि बच्चे के ईगोसेंट्रिज्म को खत्म करता है, कम करने में हेल्प करता है। यहाँ पे बच्चा जब दूसरों से इंटरेक्ट करेगा, कम्युनिकेट कर पाएगा, तो दूसरों की भी फीलिंग्स को, दूसरे के इमोशंस को, दूसरे के व्यू पॉइंट्स को समझ पाएगा कि दूसरा क्या सोचता है। अब वो ये नहीं सोचेगा कि मैं क्या सोच रहा हूँ, वो अपने बारे में नहीं सोचेगा, दूसरों के बारे में भी सोचने लगेगा, दूसरों के भी व्यू पॉइंट्स को समझेगा। एग्जाम्पल है कि अ चाइल्ड लर्न्स न्यू प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड बाय डिस्कसिंग विद फ्रेंड्स, कि अब उसने क्या करा, एक बच्चे ने अपनी फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करा तो उसको एक नया प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड मिला, या उसने एक नया प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को सीखा डिस्कस करके, तो यहाँ पे उसको सोशल एक्सपीरियंस मिला। ठीक है, नेक्स्ट है लर्निंग। लर्निंग एक टॉपिक है, उसमें सोशल ट्रांसमिशन और टीचिंग है। Learning refers to the acquisition of knowledge through teaching, instruction, and transmission. Learning refers to the acquisition of knowledge through teaching, instruction, and culture transmission. कि लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बच्चा नॉलेज को एक्वायर करता है। किसके थ्रू सीखता है? टीचिंग के थ्रू, इंस्ट्रक्शन के थ्रू, किसी ने उसको इंस्ट्रक्ट किया, किसी ने उसको पढ़ाया, अपने कल्चर ट्रांसमिशन की वजह से जो भी बच्चा नॉलेज को एक्वायर कर रहा है उसी को बोलते हैं लर्निंग। ठीक है, ये होता है कि उसने क्लास में अपनी टीचर से सीखा, किसी ने इंस्ट्रक्शन दिया उससे सीखा है, कल्चर से सीखा है, तो जो भी चीज उसने नॉलेज एक्वायर किया उसको बोलते हैं लर्निंग। एक्सप्लेनेशन है कि इंक्लूड्स फॉर्मल एजुकेशन, स्कूल एंड इनफॉर्मल लर्निंग, फैमिली और मीडिया। कि लर्निंग के अंदर ऐसा नहीं है कि हमने कॉपी पेन में कुछ लिखा और हम वही सीख रहे, नहीं। लर्निंग में आते हैं हमारी फॉर्मल चीजें भी आती है जो हम स्कूल के अंदर जाके सीखते हैं, इनफॉर्मल चीजें भी आती है जो हम अपनी फैमिली से, मोरल वैल्यूज, सोशल वैल्यूज, मीडिया से कुछ भी नॉलेज ले रहे हैं, तो वो जो चीजें इनफॉर्मल तरीके से सीख रहे हैं वो भी हमारी लर्निंग में आती है। टीचर गाइड चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड न्यू कंसेप्ट, कि टीचर बच्चों को गाइड करती है कि उनको नए कंसेप्ट जो है वो समझ में आए, तो बच्चों की लर्निंग ज्यादा अच्छे से हो पाए। However, Piaget believe learning is effective only when the child is developmentally ready. कि Piaget क्या मानते हैं? ये मानते हैं कि लर्निंग तभी बहुत अच्छे से हो सकती है जब बच्चा मेंटली रेडी हो। ठीक है, उसका ब्रेन अच्छे से रेडी होगा तभी वो काफी अच्छे से पढ़ पाएगा। एग्जाम्पल है, अ टीचर एक्सप्लेन्स मैथमेटिकली कंसेप्ट बट द चाइल्ड अंडरस्टैंड ओनली व्हेन कॉग्निटिव प्रिपेयर्ड, कि टीचर ने क्या करा कि पूरी क्लास में मैथमेटिकल कंसेप्ट को समझाया, लेकिन सिर्फ वही बच्चे समझ पाएंगे ना कंसेप्ट को जो कि सुन रहे हैं, जो कॉग्निटिवली मेंटली प्रिपेयर्ड है सुनने के लिए, वही बच्चों को समझ में आएगा। अगर कुछ बच्चे ऐसे प्रिपेयर नहीं है, इधर उधर ध्यान है, तो उनको नहीं समझ में आता है। फिर है टॉपिक इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन इनेट टेंडेंसी टू मेंटल ग्रोथ। अब पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन।
इक्विलिब्रियम इज द नेचुरल टेंडेंसी टू मेंटेन बैलेंस, एसिमिलेशन एंड एक्यूमुलेशन। एसिमिलेशन और एक्यूमुलेशन पढ़ा था ना कि नए अपने जो पुराने स्कीमास थे उनके अंदर कुछ ऐड करना, चेंज करना, उसी को एसिमिलेशन और एक्यूमुलेशन बोलते हैं। तो इन्हीं के बीच में चीजों को बैलेंस बनाने के लिए इक्विलिब्रिएशन कहा जाता है, बताया था। एक्सप्लेनेशन में आता है व्हेन children face new information that does not fit, they feel keen confusion। कि जब बच्चे को कोई नई इंफॉर्मेशन मिल रही है और वो उसके दिमाग में नहीं बैठ पा रही है तो उसको कंफ्यूजन ही होगा, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि वो कंसेप्ट उसके लिए बिल्कुल ही नया है। वहां पे उसको बिल्कुल भी कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये तो था कंफ्यूजन, और इसी को बोलते हैं डिसइक्विलिब्रियम। जैसे कि जब बच्चे को कोई भी ऐसी नई इंफॉर्मेशन मिलती है या वो कोई भी नई इंफॉर्मेशन को देखता है तो उसके जो पुराने स्कीमाज है, पुरानी नॉलेज है, उसमें तो फिट नहीं हो पाता है, तो वो कंफ्यूज फील करता है, इसी को उसमें ब्रेन गैप आता है, उसी को बोलते हैं डिसइक्विलिब्रियम। फिर है दे एडजस्ट देयर थिंकिंग थ्रू एकोमोडेशन, कि इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बच्चा अपनी थिंकिंग को एडजस्ट करता है और वो एक नया फोल्डर बनाता है या पुरानी नॉलेज को अपडेट कर देता है। तो वो क्या कर रहा है, अपनी थिंकिंग को एडजस्ट कर रहा है थ्रू एकोमोडेशन। अब दिस स्टोरी स्टोर बैलेंस, इक्विलिब्रियम एंड लीड्स टू लर्निंग, कि जब बच्चा नया कंसेप्ट समझ लेता है तो उसका मेंटल बैलेंस वापस आ जाता है, और ये स्टेज लर्निंग के लिए सबसे बेस्ट होती है क्योंकि सारी कंफ्यूजन दूर हो गई उसकी, तो उसको इक्विलिब्रियम आ गया। फिर एग्जांपल में है कि अ चाइल्ड इज कंफ्यूज व्हेन अ व्हेल इज नॉट अ फिश देन लर्न इट इज अ मैमल, कि उसको क्या समझ में आता है कि एक बच्चे ने हमेशा देखा है कि पानी में रहने वाली हर चीज क्या है, फिश होती है। जब उसने वेल देखी तो वो कंफ्यूज हो गया, डिसइक्विलिब्रियम आ गया, क्योंकि वेल फिश जैसी नहीं थी। फिर उसने सीखा कि वेल फिश नहीं बल्कि एक मैमल है, तो नई बात समझते ही उसका बैलेंस वापस आ गया और उसकी मेंटल ग्रोथ हो गई, तो इसलिए वहां पे उसको इक्विलिब्रियम आ गया। तो ये तो था हमारा फैक्टर्स। अब हमारा है पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसमें एक्सप्लोर, क्वेश्चन के बारे में है, हैंड्स ऑन एक्टिविटी देखते हैं। अब देखेंगे एजुकेशन इम्प्लीकेशन ऑफ पियाजे थ्योरी, कि जो भी पियाजे की थ्योरी में हमने पढ़ा है वो एक एजुकेशनल सिस्टम में या क्लासरूम में कैसे इम्प्लीकेट होता है, एजुकेशन में कैसे इम्प्लीकेट होता है वो देखेंगे। सबसे पहला है लर्निंग शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड, कि इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो बताएंगे। तो सबसे पहला लर्निंग शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड, कि जो लर्निंग है वो चाइल्ड सेंटर्ड होने चाहिए, क्लास के बच्चों के हिसाब से जो लर्निंग है वो होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि टीचर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो टीचिंग शुड फोकस ऑन द नीड्स, इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज ऑफ द चाइल्ड, कि जो भी टीचर पढ़ा रही है या जो भी टीचिंग क्लास में चल रही है, लर्निंग चल रही है, वो बच्चे की नीड्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, बच्चे की एबिलिटीज के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए टोटली, ऐसा नहीं टीचर्स के अकॉर्डिंग हो। ये कौन कह रहे हैं, पियाजे कह रहे हैं। तो चिल्ड्रन आर एक्टिव लर्नर नॉट पैसिव लर्नर, कि जो बच्चे होते हैं वो एक्टिव लर्नर्स होते हैं, वो सिर्फ सुनने वाले नहीं होते, ऐसा नहीं कि वो पैसिव लर्नर है, वो वहाँ पे एक्टिवली पार्ट लेते हैं। ठीक है, टीचर का काम सिर्फ लेक्चर देना होता है, तो बच्चा क्या कर रहा है, वहां पे सुन भी रहा है, तो एक्टिव लर्नर है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सुन रहा है और उसको ध्यान नहीं दे रहा, नहीं, बच्चा वहां पे एक्टिव है, सुन रहा है, उसको समझ रहा है, वो क्वेश्चन भी पूछ सकता है, रिप्लाई भी कर रहा है, तो एक्टिव लर्नर्स होते हैं। टीचर एक्ट एज अ फैसिलिटेटर नॉट जस्ट अ लेक्चर, कि यहाँ पे टीचर सिर्फ एक लेक्चर नहीं दे रही है, टीचर का काम सिर्फ लेक्चर देना नहीं है, बल्कि एक फैसिलिटेटर बनना है जो सीखने में मदद करे, बच्चों को कोई चीज नहीं आ रही है उनको अच्छे से गाइड करे, उनको बताए। तो फैसिलिटेटर भी ऐसा नहीं कि लेक्चर ही आ रही है, लेक्चर दे रही है और जा रही है, नहीं। इंपॉर्टेंस ऑफ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की क्या इंपॉर्टेंस है वो बतानी है। तो चिल्ड्रन लर्न बेस्ट थ्रू हैंड्स ऑन एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंस, कि बच्चा सबसे ज्यादा कैसे अच्छे से सीखता है, बच्चा सीखता है करके, जब वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करता है, खुद से करके सीखने को बोलते हैं एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, कि बच्चा जहाँ पे खुद से करके सीख रहा है, खुद से करके एक्सपीरियंस ले रहा है, तो वहां पे काफी ज्यादा अच्छे से लर्निंग हो पाती है। तो पियाजे का सबसे बड़ा पॉइंट है कि बच्चे हैंड्स ऑन एक्टिविटी से सबसे बेस्ट सीखते हैं, क्योंकि वहां पे बच्चे करके सीखते हैं। तो लर्निंग बाय डूइंग इज मोर इफेक्टिव देन रोड लर्निंग। रोड लर्निंग का मतलब होता है कि
रॉट मेमोराइजेशन का मतलब होता है कि बच्चा रट के याद कर रहा है उस चीज को, तो उससे ज्यादा अच्छा तरीका क्या है लर्निंग का, कि बच्चा करके सीखे। तो लर्निंग बाय डूइंग वहां पे बहुत ज्यादा अच्छी होती है लर्निंग के कंसेप्ट में, रेदर देन रॉट मेमोराइजेशन के रट्टा मारने से तो अच्छा बच्चा खुद करके सीखे, एक्सपेरिमेंट करे तो उसको चीजें याद रहेंगी, ठीक है, और वो कंसेप्ट को काफी अच्छे से समझ पाएगा। तो इसीलिए एक्टिविटीज हेल्प इन बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड रिटेंशन। अब है अगला टॉपिक रेडीनेस फॉर लर्निंग। रेडीनेस फॉर लर्निंग का मतलब है कि बच्चे को हमेशा रेडी रहना है सीखने के लिए, तभी बच्चा सीख पाता है। तो टीचिंग शुड मैच द चाइल्ड्स कॉग्निटिव स्टेज, कि जो भी टीचर पढ़ा रही है हर चीज एक हर उम्र में नहीं सिखाई जाती है। बच्चे को तभी नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करना चाहिए जब वो मेंटली रेडी हो। तो बच्चे को पता होना चाहिए ना कि तभी तो वो रेडी हो पाएगा। तो टीचिंग शुड बी मैच द चाइल्ड्स कॉग्निटिव स्टेज, कि जो भी टीचर पढ़ा रही है वो बच्चे के मेंटल स्टेज के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, कि जो भी कंसेप्ट वो करा रही है वो बच्चों के अकॉर्डिंग है भी कि नहीं है, बच्चा उस चीज को समझने के एबल है कि नहीं है। तो कंसेप्ट शुड बी इंट्रोड्यूस ओनली व्हेन द चाइल्ड इज मेंटली रेडी, की कंसेप्ट तभी इंट्रोड्यूस कराना है, तभी समझाना है जब बच्चा मेंटली रेडी हो। फोर्सिंग लर्निंग टू अर्ली कैन लीड टू कंफ्यूजन, की जब हम जल्दी जल्दी बच्चे को क्या करेंगे, फोर्स करेंगे, नहीं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, सीखो सीखो सीखो, उससे बच्चे को कंफ्यूजन होती है। फिर है इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज एंड इंटरेक्शन, कि लैंग्वेज और इंटरेक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है, कि बात करना, दूसरों से इंटरेक्ट करना, उसकी क्या है। तो डिस्कशन, क्वेश्चनिंग एंड इंटरेक्शन है इनहेंस थिंकिंग। बच्चे की थिंकिंग पावर किससे बढ़ेगी, जब वो बात करेगा, किसी से क्वेश्चन करेगा, डीपली उस चीज के बारे में सोचना ना, क्योंकि वो इंटरेक्ट कर रहा है, डिस्कस कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, तो वहां पे थिंकिंग जो है वो बढ़ती है। पीयर लर्निंग हेल्प चिल्ड्रन अंडरस्टैंड डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, कि पीयर लर्निंग कब होती है, पीयर लर्निंग हेल्प्स चिल्ड्रन अंडरस्टैंड डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, कि जब बच्चा एक दूसरे के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के सीखता है, पढ़ता है, काम करता है, तो वहां पे वो दूसरे के व्यू पॉइंट्स के बारे में भी समझता है। एनकरेजेस सोशल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट टुगेदर, यहाँ पे इस स्टेज में क्या हो रहा है, वो लैंग्वेज पे भी फोकस करा जा रहा है, इंटरेक्शन पे भी करा जा रहा है, तो बच्चे का सोशल डेवलपमेंट भी हो रहा है और कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी साथ में हो रहा है, ठीक है। तो ये एनकरेज करता है सोशल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट को साथ में टुगेदर। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट है एनकरेजिंग डिस्कवरी लर्निंग, कि ये जो जीन पियाजे हैं वो अपनी थ्योरी में क्या कर रहे हैं, कि डिस्कवरी लर्निंग को एनकरेज करें, कि चिल्ड्रन शुड बी एनकरेज टू डिस्कवर नॉलेज ऑन देयर ओन, कि बच्चा यहाँ पे खुद से नॉलेज को डिस्कवर करे। यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि टीचर आई और बता के चलेगी और बच्चे ने सुन लिया और सीख लिया, नहीं, बच्चा यहाँ पे खुद डिस्कवर करेगा, खुद पहचानेगा अपनी नॉलेज को, ताकि उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा अच्छे से हो पाए, ठीक है। जैसे प्याजी कहते हैं कि बच्चों को नॉलेज देनी नहीं चाहिए बल्कि उन्हें डिस्कवर करने के लिए एनकरेज करना चाहिए। टीचर शुड प्रोवाइड गाइडेंस नॉट डायरेक्ट आंसर, टीचर को डायरेक्ट आंसर नहीं देना चाहिए, बच्चे का काम है कि उन्हें जैसे टीचर को सिर्फ गाइड कर देना चाहिए ताकि वो खुद सॉल्यूशन निकाल सके और बच्चे खुद सॉल्यूशन तक पहुंच सके। तो इसीलिए टीचर को सिर्फ गाइडेंस देनी है, ना कि डायरेक्ट आंसर बता देना है। प्रमोट्स क्यूरियोसिटी एंड इंडिपेंडेंट थिंकिंग, कि इसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे से उनके अंदर क्या आती है, क्यूरियोसिटी आती है, और वो इंडिपेंडेंट थिंकिंग जो है उनके अंदर बनती है, वो खुद से चीजों को सोच पाते हैं। फिर है डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग स्किल्स, कि थिंकिंग स्किल्स की क्या डेवलपमेंट है, कि फिर सिर्फ फैक्ट याद नहीं करने, कि जो भी चीजें बताई गई सिर्फ उतना याद कर लिया और हो गया, नहीं, सिर्फ फैक्ट्स नहीं बताने हैं बल्कि दिमाग चलाना सीखना है। इस चीज में थिंकिंग स्किल्स करनी है ना, तो दिमाग को चलाना है, सोचना है। तो फोकस शुड बी ऑन अंडरस्टैंडिंग, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि फोकस सिर्फ क्या सीखना है उस पे नहीं होना चाहिए बल्कि इन चीजों पे होना चाहिए कि कैसे सोचना है, उस चीज पे होना चाहिए। कि बच्चा जो है फोकस किस पे करे, कि चीजों को समझने में, रीजनिंग करने में, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इन चीजों पे फोकस होना चाहिए। बच्चा क्या सीख रहा है उस पे फोकस नहीं करना चाहिए, बच्चे कैसे सोच रहे हैं उस पे फोकस करना चाहिए। नॉट जस्ट मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट, बच्चों को सिर्फ फैक्ट्स रटवाने से, उनको चीजें याद कराने से उनकी रीजनिंग प्रॉब्लम से सॉल्विंग और लॉजिकल थिंकिंग सिखानी चाहिए। बच्चों को सिर्फ ऐसा नहीं रटवाना नहीं है कुछ भी कि उनको फैक्ट बता दिया उनका काम हो गया, नहीं, उनको रीजनिंग करने के लिए, उनको चीजें समझाने के लिए, लॉजिकल रीजनिंग थिंकिंग करने के लिए उनको प्रमोट या एनकरेज करना
चाहिए। एनकरेज क्रिटिकल एंड लॉजिकल थिंकिंग, आ गया वही कंसेप्ट कि उन्हें सवाल पूछने के लिए एनकरेज करो ताकि वो कंसेप्ट की डीप नॉलेज ले सके, उनको अच्छे से डीपली समझ सके। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस में क्या है कि एवरी चाइल्ड डेवलप्स एट अ डिफरेंट पेस, ठीक है, कि हर बच्चा अलग है और उसकी स्पीड भी अलग होती है। हर बच्चा एक ही रफ्तार से नहीं सीखता, सबका डेवलपमेंट अलग अलग लेवल पे होता है। तो टीचिंग शुड बी फ्लेक्सिबल टू मीट इंडिविजुअल नीड्स, कि टीचिंग हमेशा फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, एक बच्चे को दूसरे से यूनिफॉर्मली अनफेयरली कंपेयर नहीं करना चाहिए। सबकी नीड्स जो होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है, तो वहां पे ऐसी टीचिंग होनी चाहिए ताकि हर बच्चे की नीड्स पूरी हो सके। और हमें ऐसे किसी को भी कंपेयर नहीं करना है क्लासरूम में एज अ टीचर, कि हम किसी बच्चे को अवॉइड कर रहे हैं, किसी को कंपेयर कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना है। हमें उनकी इंडिविजुअल नीड्स तक पहुंचना है, उन्हें उनके हिसाब से ही पढ़ाना होता है। यूज ऑफ कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट टीचिंग, कि पहले ऐसे चीज दिखाओ फिर थ्योरी दिखाओ, समझाओ, कि पहले उनको एक रियल ऑब्जेक्ट दिखाना है, उनको शो कराना, उसके बाद उनको उसके बारे में चीजें बतानी है, उनकी थ्योरी को समझाना है। जैसे स्टार्ट विद रियल ऑब्जेक्ट्स एंड एक्सपीरियंसेस, कि टीचिंग हमेशा कंक्रीट से शुरू करनी चाहिए और फिर एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जानी चाहिए। बच्चे पहला क्या करे, असली चीजों को देखे, रियल ऑब्जेक्ट्स को देखे, तब वो समझेगा। उसके बाद ही हमें एब्स्ट्रैक्ट चीजों के बारे में जाना है, कि जब जहाँ पे ऑब्जेक्ट भी नहीं उनको बच्चे को दिख रहा है तब भी वो उनके बारे में सोच पा रहा है। तो पहले हमको क्या करना है कि एज अ टीचर कंक्रीट चीजें पहले बच्चों को करानी है, उनके बाद ही एब्स्ट्रैक्ट चीजों पे जाना है। मैचेस नेचुरल कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कि इससे क्या होता है कि डायरेक्ट ब्लैक बोर्ड पर फॉर्मूला लिखने से पहले बच्चों को रियल ऑब्जेक्ट और एक्सपीरियंसेस दिखाने चाहिए। जब वो चीजों को देखकर और छू लेते हैं तो वो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को नेचुरल तरीके से समझ पाते हैं। इससे क्या हो रहा है कि वो नेचुरली कॉग्निटिव डेवलपमेंट उनका हो पाएगा। तो यहाँ पे जो है हमारी ये यूनिट तो नहीं कंप्लीट होती है, लेकिन उसका एक पार्ट कंप्लीट होता है जिसमें हमने प्याजे की थ्योरी के बारे में पढ़ा है। अभी इसका दूसरा पार्ट जो है वो रहता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। अगर अच्छी लगी हो, कुछ समझ में आया ही हो, थोड़ा सा भी बेस्ट पार्ट लगा हो, तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट और सब्सक्राइब प्लीज कर देना। थैंक यू सो मच।